Welcome to College Tutor. Today we are taking our next act, that is Payment of Gratuity Act 1972. Gratuity Act, before going towards the act, let's focus on what is the meaning of gratuity. So this is not defined under the act. Gratuity का जो word meaning है that is not defined and in the act. So we're taking up कि ये होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं. इस basically lump sum payment होता है जो employee को किया जाता है as a retirement benefit. उनके रिटायरमेंट बेनिफिट, उनके लिए बेनिफिट प्लान जो एम्प्लॉयर तैयार करता है एम्प्लॉय के लिए, उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे दिया जाता है. ये एक मॉनिटरी बेनिफिट है. सो हम एक बार इसका जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. अ बेनिफिट प्लान गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय यूजुअली प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. सो दैट इज अ थिंग कि रिटायरमेंट के टाइम ये प्रोवाइड किया जाता है. इट्स अ मॉनिटरी बेनिफिट. सो या देन टू रिसीव दिस बेनिफिट देर आर सर्टेन रूल्स. कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो कि इस एक्ट में आपको बताए गए हैं और वही चीज़ें हमको पढ़नी है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर. सो एज द नेम सजेस्ट इट केम इन टू एग्जिस्टेंस in 1972. So that is the main important point that you should know. So पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे. रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेच्युटी रिसीव की जाती है. कई बार एम्प्लॉयज़ बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट भी रिसीव कर सकते हैं ग्रेच्युटी, और ये भी इन सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है. सो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट स्टार्ट करते हैं. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एक ऐसा स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है पेमेंट एज देयर रिटायरमेंट बेनिफिट. इट इज़ अ स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़. कौन से एम्प्लॉयज़? दैट आर एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज. सो इन सब के लिए प्रोवाइड करी जाती हैं. जो भी फैक्ट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही सब कुछ ही इसमें कवर हो गए हैं, सारे ही एम्प्लॉयज़ कवर हो गए हैं क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, रेलवे कंपनीज के साथ काम करते हैं. तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही यहाँ पर कवर हो गया है. इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं तो ये पूरा कवर है, इंडिया को पूरा कवर करता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. बट जम्मू एंड कश्मीर का सिर्फ एक पार्ट, एक चीज़ जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज़ प्लांटेशन और पोर्ट्स. सो जो जम्मू एंड कश्मीर के प्लांटेशन एंड पोर्ट्स हैं उनके अलावा पूरा जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो इसमें इंक्लूड है, एक्सेप्ट प्लांटेशन एंड पोर्ट्स, तो वो इंक्लूडेड नहीं. इट शैल अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, ये सब हम जैसे अभी हमने पढ़ा. एवरी एस्टैब्लिशमेंट और शॉप विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन रिलेशन टू शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स इन द स्टेट. सो बेसिकली साफ सी बात है कि जो एक्ट में जो एस्टैब्लिशमेंट्स, जो शॉप बताई गई हैं लॉ के अकॉर्डिंग, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी. यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि वो एस्टैब्लिशमेंट्स 10 और मोर पर्सनस को एम्प्लॉय करती हूँ. तो अगर ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रख लेंगे तो इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आपको इसको लर्न करने में परेशानी कोई नहीं होगी. तो आपको बेसिकली वही समझना है कि एस्टैब्लिशमेंट्स वो वाले जिससे 10 और मोर पर्सनस को एम्प्लॉय किया गया है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट्स इसके अंडर इंक्लूड होंगे जिनको ग्रेच्युटी बनाना होगा, रखना होगा फॉर एम्प्लॉयज़ एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट. Any such other establishment or class of benefits in which 10 or more employees are employed or were employed or any act. So ये सब एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है. सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कुछ नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है किसी का नाम, किसी एस्टैब्लिशमेंट को स्पेसिफिकली नोटिफाई किया, तो उनकी भी ऑब्लिगेटरी होती है यहाँ पर, उनका भी ऑब्लिगेशन होता है टू पे देयर एम्प्लॉयज़ ग्रेच्युटी अमाउंट एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट. सो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई डिफाइन किए गए हैं स्पेसिफिकली तो वो भी इंक्लूडेड होंगे. इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई. तो वो स्टैब्लिशमेंट्स यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बोलता है वो स्टैब्लिशमेंट्स इस एक्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, अपनी नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट बता देता है. तो ये समझने वाली बात है. दूसरी बात, आपको यहाँ पर जो ग्रेच्युटी का मीनिंग है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो रिटायरमेंट के टाइम पर ये अमाउंट दिया जाता है और इसको एज अ लम सम अमाउंट हम बोल सकते हैं. तो लमसम अमाउंट आप एक तरह से एक याद रख सकते हैं. तो ये 2-3 की वर्ड्स हैं जिससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. दूसरी चीज़ जो बिल्कुल याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं कौन कौन सी कंपनीज़ में और कौन कौन से आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में एंगेज्ड हैं, ये चीज़ याद रखने वाली है. और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो है 10 और मोर पर्सनस एस्टैब्लिशमेंट्स वाले इंक्लूडेड होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा जो यहाँ पर सारा चला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सब कुछ चलेगा. और एक और चीज़ जो याद रखने वाली इस प्लांटेशन और पोर्ट्स, जो ये होल ऑफ इंडिया में ये एक्ट पूरा लागू होता है.
बट वो इवन जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर प्लांटेशन एंड पोर्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। बिफोर गोइंग टू दिस स्लाइड आई लाइक टू टेल यू समथिंग दैट वेजेस की जब यहाँ पर बात की जाती है कि यानी कि जो वेजेस मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसमें इंक्लूड होते हैं बेसिक वेजेस और डीएनएस अलायंस। आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और यहाँ पर वेजेस में कोई भी बोनस, कमीशन, एचआरए, ओवरटाइम वेजेस, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। तो वेजेस की जब भी बात की जाएगी यहाँ पर, वेज की जब भी हम वेजेस वर्ड यूज़ करेंगे, तो आपने ये याद रखना है कि उसमें डीए एंड बेसिक वेजेस इंक्लूडेड होते हैं, बट कोई बोनस, कमीशन, एचआरए, ओवरटाइम वेजेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे स्कोप की, तो स्कोप के बारे में जब हमने ये बात करी तो कौन कौन से सारे फैक्ट्रीज़ के बारे में हमने बताया, 10 और मोर पर्सनस को जो एम्प्लॉय करें उनके बारे में बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे चलाती है उस बारे में बताया। तो यहाँ पर वो सारे एम्प्लॉयज़ जो अपनी सर्विसेज को पूरा करते हैं 5 ईयर्स की, वो एंटाइटल होते हैं फॉर द ग्रेचुटी अमाउंट। सो 5 ईयर्स ऑफ सर्विस की यहाँ पर ध्यान में रखने जाते हैं कि 5 ईयर्स ऑफ सर्विस जब कंप्लीट हो जाती है उनकी, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं टू गेट द पेमेंट, टू गेट द ग्रेचुटी अमाउंट। ऑफ कोर्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी विल नॉट बी एबल टू लागू नहीं हो सकती है, से इट विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट इफ देयर इज डेथ और डिसेबलमेंट। सो अगर कोई एम्प्लॉय का सडन डेथ हो जाता है, डिसेबलमेंट हो जाता है, सो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड। लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी वैसे बाकी केसेस में जो एलिजिबिलिटी है वो 5 ईयर्स ऑफ सर्विस की होती है। सो एक्सेप्ट डेथ और डिसेबलमेंट। The amount of gratuity payable shall be at the rate of 17 days wages based on the rate of wages last drawn। ये सारी थ्योरी की बातें। तो बेसिक चीज़ यही है कि यहाँ पर कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो लास्ट वेजेस के हिसाब से होता है, जैसे वेजेस जितनी भी ड्रॉन की जाती है लास्ट टाइम पे जितनी ड्रॉन की जाएगी उसके 17 डेज के हिसाब से इसका रेट लगता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपको ये गिवन है, ये फॉर्मूला आपको रखना है जब आप ग्रेचुटी के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट जो रजिस्ट्री में पे किया जाता है वो 3,50,000 का होता है। थोड़ी सी टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या टर्म्स हैं। नॉमिनेशन, ईच एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट वन और मोर मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज डिफाइंड इन द एक्ट हु विल रिसीव द ग्रेचुटी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे आपको पता है हम बैंक्स में नॉमिनी देते हैं अपने, वैसे ही ईपीएफ आई एम सॉरी ग्रेचुटी एक्ट में ये स्पेसिफाई किया गया है कि आपको एम्प्लॉयज़ को एक नॉमिनेशन देना है जिन अगर उनकी सडन डेथ हो जाती है बिकॉज अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पर ये मेंशन है कि नॉमिनेशन आपको किसी न किसी को अपने फैमिली मेम्बर्स में से नॉमिनी बनाना है। Administrative machinery, all the assistant labor commissioners and labor officers in the labor department have been appointed controlling authority and all the deputy labor commissioner have been appointed appellate authority under the act। So basically जो इस चीज़ को एडमिनिस्टर करती है, ये सारे जो हम एक्ट्स हम पढ़ रहे हैं जैसे कि ईपीएफ हमने पढ़ा, ग्रेचुटी एक्ट हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें या मिनिमम वेजेस पढ़ा, तो ये बेसिकली क्या है, लेबर लॉज के अंडर हम पढ़ रहे हैं। तो लेबर लॉज की जब बात आ रही है यानी कि लेबर के बारे में, एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आ रही हैं। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है यानी कि जो इस चीज़ को पूरा एडमिनिस्टर करती है वो सारी अंडर लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और लेबर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को अथॉरिटीज़ देते हैं कि वो इस एक्ट को देखें कि कोई भी चीज़ मिस ना हो, सारे एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ का बेनिफिट मिले, सारे लेबर्स को उस चीज़ का बेनिफिट मिले, तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आई थिंक इट शुड बी एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बता रहे हैं। तो ये तो साफ सी बात है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो नोटिस दे, अपने जो अथॉरिटी है उनको नोटिस दे कि आपके एम्प्लॉयज़ उस चीज़ में कवर हैं, ग्रेचुटी अमाउंट देने में कवर हैं। और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ग्रेचुटी अमाउंट अपने एम्प्लॉय को पे करना है, और अगर वो फेल हुआ उसको पे करने में तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यही एम्प्लॉयर की एक ड्यूटी होती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी उसको बताना होता है, डिटरमाइन करना होता है as soon as it becomes payable and to give a notice to the same to the person to whom the gratuity is payable, यानी कि एम्प्लॉय को नोटिस देकर बताया जाता है, and also to the controlling authority as I said already। The employer shall also provide to pay the amount of gratuity to the person to whom it is payable, that is the employee।
फेलियर टू डू सो शैल रेंडर हिम लायबल टू पे द इंटरेस्ट एट द प्रिवेलिंग रेट फ्रॉम द टाइम टेकन। यानी कि जब टाइम आ जाता है ग्रेच्युटी पे करने का एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय को, तो अगर वो पेमेंट उसको नहीं करता है तो एम्प्लॉय को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द प्रिवेलिंग रेट, जो भी उस टाइम रेट प्रिवेल करेंगे मार्केट में, तो वो इंटरेस्ट भी उनको पे करना होगा। In case the employee is not paid the due amount of gratuity, he should apply ordinary within 30 days. तो यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं मिलता है तो विद इन 30 डेज उनके पास एक अधिकार है कि वो विद इन 30 डेज उसके खिलाफ, अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ नोटिस दे सकते हैं अंडर फॉर्म 1 जो कि बना हुआ है। सो फॉर्म 1 के अंदर एम्प्लॉयर्स का अगर अमाउंट आपको नहीं मिलता है तो विद इन 30 डेज दे सकते हैं। Is an employer fails to pay due gratuity even after the recipient of the notice in Form 1, the claimant employee or his nominee or legal heir may within 90 days of the occurrence. So यहाँ पे ये जो days होते हैं, जैसे 30 days, 19 days की बात, 90 days की बात की गई है, ये चीज़ें बिल्कुल फोकस करने वाली होती हैं और ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी देते हैं पूरे एक्ट को। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो ये बात की गई है यहाँ पे एक तरह की एक स्टोरी की तरह आप इसको समझिए कि अगर एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं मिलता है ग्रेच्युटी का, तो वो एक फॉर्म 1 एम्प्लॉयर को देता है, तो एक तरह का एक नोटिस देता है विद इन 30 डेज। जब वो विद इन 30 डेज में भी उस पेमेंट को नहीं पा पाता, एम्प्लॉयर तब भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपका, यानी कि आप एम्प्लॉई हैं, आप एम्प्लॉई या फिर उसका कोई नॉमिनी या फिर लीगल आयर, जैसे जैसे भी केस होगा, वो क्लेम कर सकते हैं विद इन 90 डेज उस एप्लीकेशन को। किस में? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? फॉर्म 4 में। तो यहाँ पे अभी हमने 2 फॉर्म पढ़े, फॉर्म 1 और फॉर्म 4। तो फॉर्म 1 दिए जाते हैं विद इन 30 डेज एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं करी है तो एम्प्लॉई अपना अमाउंट 90 डेज के अंदर क्लेम कर सकता है अंडर फॉर्म 4 टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको प्रॉपर एप्लीकेशन देनी होगी कि भाई आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, ये क्या चक्कर है भाई। तो थोड़ा सा देखिए, हमारा कुछ करिए, ठीक है। फॉर इशूइंग डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉयर को प्रॉपरली बोलती है फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि आप ग्रेच्युटी अमाउंट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये पूरी इंक्वायरी की जाती है। सो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को प्रॉपर इंक्वायरी करने का जो अथॉरिटी है उनको, वो प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं और अमाउंट डिटरमाइन करते हैं और एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दिया जाता है, उनको पूरा अथॉरिटी के साथ बोला जाता है कि भाई आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करें। अगर एम्प्लॉय तब भी पेमेंट नहीं करता तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। उसको ये बात पूरी तरीके से नोटिस में बताई जाती है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं रोल, क्योंकि वही वो सारी चीज़ें चला रही हैं और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके वो एम्प्लॉय को प्रॉपरली डायरेक्शन दे सकती है। एंड अगर वो डायरेक्शन नहीं मानता है तो जैसे मैंने कहा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। और यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो फिर क्या करेगी, अब पेमेंट तो देना है, एम्प्लॉय को क्यों फंसाना है, तो एम्प्लॉय को तो पेमेंट पूरा देना ही है। तो एक कलेक्टर को वो अपॉइंट करती है जो कि ये अमाउंट जो है वो अपने एप्लीकेंट को, यानी कि जो एम्प्लॉय है या उसका नॉमिनी है या फिर लीगल आयर है, उसको दे दिए जाती है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी पेनल्टी की बात कर लेते हैं, तो पेनल्टी की बात इतनी सी है कि भाई अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपके अगेंस्ट पनिशेबल एक्शंस लिया जाएगा, और ऐसा नहीं करिए तो एम्प्लॉय के लिए अच्छा है। तो पेनल्टी क्या है? पेनल्टी ये है, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट whoever makes false statement for the purpose of avoiding any payment shall be punishable under imprisonment for a term which may extend to 60 months, ठीक है, और फाइन हो सकता है। तो 6 मंथ्स के लिए सॉरी 60 पड़ा, में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स जा सकते हैं, बिल्कुल आपका पनिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है, यानी कि आपने कोई गलत स्टेटमेंट दी है जो आपके लिए ट्रू नहीं है, आपने अपनी कोई भी ग्रेच्युटी पाने के लिए आपने गलत बोला कि सर्विस इतनी किया है, या पेपर्स में दिखा दिया आपने सर्विस कर ली है 5 ईयर्स की कंप्लीट बट नहीं करी है, तो ऐसा कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट अगर आपने दिया है तो भी दिक्कत है। और अगर एम्प्लॉयर ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि आपको कोई पेमेंट ना करनी पड़े एम्प्लॉयर को, तो भी आप पनिशेबल हो जाएंगे। आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट है और फाइन है दैट में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ का आपको फाइन देना पड़ सकता है। और एन एम्प्लॉयर हु कंट्रावीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 मंथ्स।
सो एम्प्लॉयर को नॉट लेस देन 3 months का जेल हो सकता है, बट विच may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 10,000 rupees, so whatever be the case, but which may extend to 20,000 rupees or with both. So 20,000 तक जा सकते हैं, तो 10,000 आपकी जो है फाइन होगा आपको, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20,000 का फाइन आपको हो सकता है. वेयर द ऑफेंस रिलेट्स टू नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, द एम्प्लॉयर कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म व्हिच इज नॉट लेस देन 6 months. सो 6 महीने से तो कम आपको सजा नहीं मिलेगी, तो 6 महीने की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी अमाउंट की पेमेंट नहीं करी. सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में भी बोल सकते हैं, और आप व्हाट्सएप भी हमको कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. आई होप आपको सब समझ आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर.